आप सुन रहे हैं कहानी मुझे बस तेरी तलाश है, भाग 9। करण ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। पेड़ के पीछे वो रहस्यमय शख्स तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक करण, पूजा और तारा हॉस्पिटल की ओर रवाना नहीं हो गए। उसकी बेचैनी हर सेकंड बढ़ रही थी। उसके कपड़ों पर तारा का खून लगा था जो उसके दिल की धड़कनों और तेज कर रहा था। गाड़ी दूर जाते ही उसने लंबी सांस ली और अचानक हवा की रफ्तार से जंगल की ओर दौड़ गया। पत्तों के बीच उसकी तेज चाल से रहस्यमय गूंज उठी। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर चीख मारी, आह! फिर बिना रुके नदी की ओर भागा। नदी के किनारे पहुंचते ही उसने पानी में छलांग लगा दी। ठंडा पानी उसके शरीर से खून धो रहा था, लेकिन उसके सीने की बेचैनी कम नहीं हुई। उसने अपने चेहरे पर पानी मारा और बुरी तरह कांपती आवाज में खुद से बोला, तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए थी, वो भी मेरे होते हुए। ये मैंने कैसे होने दिया? ये नहीं होना चाहिए था। तारा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। उसकी आवाज पानी के शोर और हवा के बीच गुम हो गई। तारा का सिर पूजा की गोद में था। पूजा उससे सहला रही थी। तभी उसने अपनी हथेली पर नमी महसूस की। उसने हाथ देखा, खून था। पूजा की आंखें डर से फैल गई। करण, तारा के सिर से खून निकल रहा है। करण ने घबराकर स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत कर ली। क्या? इतनी गहरी चोट? पूजा ने कांपती आवाज में कहा। कैसे लग गई होगी? ये तो तारा को होश आने पर ही पता चलेगा। करण ने एक्सीलेटर और दबा दिया। पकड़े रहो उसे, हम जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। गाड़ी रुकते ही दोनों ने तारा को सावधानी से उठाया और इमरजेंसी वार्ड की ओर भागे। नर्सों ने तुरंत उसे स्ट्रेचर पर लेटाया। डॉक्टर ने झटपट उसका इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने करण से पूछा, आप पेशेंट के क्या लगते हैं? करण थोड़ा हड़बड़ाया। मैं उसका दोस्त हूँ। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। पेशेंट के घर वालों को तुरंत कॉल कीजिए। चोट गहरी है, शायद ऑपरेशन करना पड़े। करण ने पूजा की ओर चिंतित नजरों से देखा। पूजा ने फौरन अपना फोन निकाला, लेकिन उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। पूजा ने कांपते हाथों से फोन कान पर लगाया। जल्दी उठाओ, जल्दी, प्लीज जल्दी जल्दी, उसने मन ही मन बुदबुदाया। 2-3 बेल बजते ही सामने से तारा के पापा की आवाज आई। हेलो। पूजा की आवाज घबराहट से भर गई। अंकल, तारा को कॉलेज में चोट लग गई है। हमने उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। तारा के पापा की सांसें रुक गई। क्या? कहा तुमने? मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। बिना एक और सवाल किए उन्होंने फोन काट दिया और हड़बड़ी में अपनी पत्नी को पुकारा। शुभांगी जी, तारा को चोट लग गई है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा अभी के अभी। दोनों बिना वक्त गवाए गाड़ी लेकर निकल पड़े। करण और पूजा बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। हर सेकंड उनके लिए भारी पड़ रहा था। अचानक तेज कदमों की आहट सुनाई दी। तारा के माता पिता जल्दी जल्दी कॉरिडोर से गुजरते हुए पहुंचे। उनकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। तारा के पापा ने करण और पूजा की ओर देखते ही सवाल दाग दिए। क्या हुआ मेरी बेटी को? इतनी बड़ी चोट कैसे लग गई? तारा की मम्मी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज में, प्लीज बताइए, हमारी तारा ठीक तो है ना? करण ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। अंकल, आंटी, हमें भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। हमें तारा कॉलेज के गेट के पास बेहोश मिली। उसका सिर बुरी तरह घायल था।
हम लोग बस जो सही लगा वही किया, उसे तुरंत यहाँ ले आए। पूजा ने धीरे से बोला, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना पड़ सकता है, लेकिन वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। तारा की मम्मी ने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली, जैसे भगवान से अपनी बच्ची के लिए दुआ मांग रही हो। कॉरिडोर में सिर्फ हार्ट बीट मॉनिटर की धीमी बीप और सबकी भारी सांसें गूंज रही थी। अनुराग जी, शुभांगी जी, करण और पूजा सब तनाव में एक दूसरे की ओर देख रहे थे। करण बार बार हाथ मल रहा था। पूजा की आंखें नम थी। अनुराग जी इधर उधर टहलते हुए हर कुछ सेकंड पर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देखते। काफी देर बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, पर हल्की सी राहत भी। अनुराग जी झट से आगे बढ़े। डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? क्या हुआ उसे? डॉक्टर ने शांति से नपे-तुले शब्दों में कहा, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसके सिर पर गहरी चोट लगी है, जिस वजह से वो अभी बेहोश है। हमें कम से कम 24 घंटे उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। जब तक तारा होश में नहीं आती, हम ये नहीं कह सकते कि अंदरूनी असर कितना हुआ होगा। इतना कहकर डॉक्टर धीरे से वहाँ से चले गए। कुछ पल के लिए सबके बीच सन्नाटा छा गया। शुभांगी जी ने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ा और धीरे से बोली, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? कुछ दिन पहले ही वो जंगल में बेहोश मिली थी और अब ये सब कब खत्म होगा? उनकी आवाज़ टूट गई। पूजा ने उनके कंधे पर हाथ रखा और करण ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच ली। अनुराग जी ने अपनी पत्नी का हाथ थामकर उन्हें संभाला, लेकिन उनकी आंखों की चिंता छुपी नहीं रही। कॉरिडोर का माहौल भारी था, जैसे हर सांस एक सवाल पूछ रही हो, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। डॉक्टर की बात सुनने के बाद अब किसी के पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनुराग जी और शुभांगी जी थके हारे से बाहर लगे बेंच पर बैठ गए। करण और पूजा उनके पास खड़े थे। करण ने धीरे से कहा, अंकल, हम यहीं रुक जाते हैं, तारा हमारी दोस्त है। अनुराग जी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनका चेहरा चिंता से भरा था। नहीं बेटा, बहुत देर हो गई है, तुम दोनों अब घर जाओ। कल कॉलेज के बाद आ जाना अपनी दोस्त से मिलने, और करण, पूजा को उसके घर छोड़ देना, उसके मम्मी पापा परेशान होंगे। थोड़ा समझाने के बाद करण भी मान गया। पूजा और करण बाहर निकलने लगे। दरवाजे की ओर बढ़ते समय अचानक करण से कोई टकराया। करण ने सिर घुमाकर देखा, लेकिन उस शख्स ने काले कपड़े पहन रखे थे और चेहरा मास्क से ढका था। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आया। करण ने बस सोचा कि कोई स्टाफ होगा और बाहर निकल गया। अनुराग जी ने धीरे से शुभांगी जी से कहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ, तुम यहीं रहो। शुभांगी जी थकी हुई कुर्सी पर बैठ गई। अनुराग जी कैफेटेरिया की ओर चले गए। कॉरिडोर अब लगभग सुनसान था। कमरे की हल्की नीली रोशनी में सब कुछ शांत था। मॉनिटर की धीमी बीप और बाहर की हल्की हवा की आवाज ही गूंज रही थी। दरवाजा धीरे से खुला। एक काले कपड़े में लिपटा हुआ शख्स, चेहरे पर मास्क लगा, सावधानी से भीतर आया। उसकी गहरी नीली आंखों में दर्द और बेइंतहा मोहब्बत झलक रही थी। वह धीरे धीरे तारा के पास पहुंचा। उसकी सांसें भारी थी। तारा को इस हालत में देखकर उसके कदम कांप गए। वो फुसफुसाया, आवाज बेमुश्किल सुनाई दी, तारा, आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है। अगर मैं थोड़ा और चौकन्ना रहता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। उसने झुककर तारा के माथे को चूमा। उसकी आंखों के कोने नम थे। फिर उसने अपने हाथ तारा के सिर और चोट पर रखा। एक हल्की नीली रोशनी उसके हाथों से निकली।
नरम और गर्म। देखते ही देखते तारा के घाव जैसे कभी हुए ही ना हो वैसे भर गए। कुछ पल तक वह चुपचाप तारा को निहारता रहा। उसकी आंखों में वो चाहत और दर्द साफ दिख रहा था जिसे वो छुपा नहीं पा रहा था। फिर बिना आवाज किए उसने धीरे से पीछे हटकर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए जैसे वो कभी आया ही ना हो। कमरा फिर से शांत हो गया, सिर्फ मॉनिटर की बीप बाकी रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मुझे बस तेरी तलाश है।